पिछले भाग में आपने सुना कि हालात और उनसे उपजी निराशा किस तरह व्यक्ति को खोखला कर देते हैं। साधना दीदी ने भी इस निराशा के चलते इस संसार से विदा ले ली, लेकिन अभी भी इस घर में एक स्तंभ था जो आशा और उम्मीद से भरा हुआ था, और वो थी ताई जी। अब सुनिए इस धारावाहिक का छठा और अंतिम भाग। मैं अब एम्स हॉस्पिटल में नर्स के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ की दुनिया मेरे छोटे से शहर की दुनिया से बहुत अलग है। हमारा परिवार भी अब दिल्ली में रहने लगा है। पापा ने लेकिन शहर पूरी तरह छोड़ा नहीं है, वो आते जाते रहते हैं। जैसा कि पापा का मानना है कि अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो आज भी सारे रीति रिवाज, रिश्तेदारियां वैसे ही निभा रहे हैं। घर में रोज कोई न कोई आता ही रहता है। घर छोटा है, उठने बैठने की परेशानी हो जाती है, लेकिन पापा को कौन समझाए। खैर, हमें अच्छा भी लगता है कि हम अपनों के काम आ पा रहे हैं। इसी कड़ी में ताई जी भी शामिल हो गई। मम्मी सबके आने से पहले और जाने के बाद बहुत बड़बड़ाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। क्या पता ताई जी पहली बार आ रही थी, इसलिए ऐसा हो। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था। जिनके घर हम बार बार जाते थे, आज वो हमारे घर आ रही थी। छोटे बहन भाई उनके आने के प्रति निर्भाव थे। उनका ताई जी के परिवार के प्रति वो लगाव था भी नहीं, जो मेरा, पापा का या मम्मी का था। मम्मी ने विशेष रूप से फ़ोन करके ताई जी से पूछा था कि वो क्या खाना पसंद करेंगी। ताई जी के लिए लौकी की सब्जी और सादी गेहूं की रोटी बनेंगी, जबकि टीटू भैया दलिया खाएंगे। 35-36 साल के तो होंगे अब। कैसे दिखते होंगे, और भी ज़्यादा बुरे लगने लगे होंगे। यही सब दिमाग में चल रहा था। ताई जी बस से आई थी। हमारा मकान ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उन्हें। हाँ, टीटू भैया को संभालने में ज़रूर हुई। वो दोनों शाम 4 बजे के आसपास हमारे घर पहुंचे। मैं दौड़ के उनको नमस्ते कर अंदर ले आई। ताई जी ने मुझसे लिपट कर नमस्ते ली। टीटू भैया मुझे पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा दूर हो गई। पता नहीं क्यों अटपटा लगा मुझे, जबकि मैं उनकी मानसिक हालत के बारे में जानती थी। टीटू भैया मोटे हो गए थे। वो और भी ज्यादा बेडौल और मानसिक विक्षिप्त दिख रहे थे, जबकि ताई जी बहुत कमजोर और बूढ़ी हो गई थी। अपने बालों की सफेदी के कारण वो और भी ज्यादा सांवली दिख रही थी। मम्मी और ताई जी बड़ी देर तक गले मिली। मम्मी ने टीटू भैया के सर पर हाथ देर तक फेरा। उन्होंने अपने खास लहजे में नमस्ते चाची जी बोला। उन्हें 2 शब्द बोलने में इतना समय लगा जितने में हम 100 शब्दों का पूरा पैराग्राफ सुना दें। मेरे बहन भाई उन्हें देखकर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझसे पूछना चाह रहे हों, क्या नमूना है भाई ये। मैंने आंखों से उत्तर दिया, ऐसे ही है बचपन से। पहले पानी परोसा गया। ताई जी ने सीधा खाना खाने की इच्छा जताई। उन्होंने टीटू भैया को एप्रिन लगाया, फिर दलिया खिलाया। उसके बाद खुद खाना खाया। भैया ने इशारा किया कि उन्हें टॉयलेट जाना है। ताई जी ने उन्हें हाथ से पकड़कर टॉयलेट तक पहुंचाया। फिर उनका पायजामा खोला और टॉयलेट के अंदर कर दिया। हम सबको हैरान देखते हुए सफाई देते हुए बोली, बस टॉयलेट तक पहुंचाना पड़ता है अपने आप चला जाता है। पॉटी भी खुद साफ कर लेता है। मजाल है
कभी कपड़े खराब होने दे। समझदार बहुत है टीटू। बस दौरे के टाइम तो निकल ही जाता है सब कपड़ों में। मम्मी हमारे मुंह की ओर और हम चोर नजरों से मम्मी की तरफ देख रहे थे। रात को उन दोनों को अलग कमरा दे दिया गया सोने के लिए, जो बिल्कुल टॉयलेट के नजदीक था। हम सब दूसरे कमरे में बस उन दोनों के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। सुबह ताई जी को पंत हॉस्पिटल जाना था। किसी ने उन्हें बताया था कि टीटू भैया का अभी भी इलाज हो सकता है। इसी आस में वो दिल्ली तक आई थी भैया को लेकर। रात को हम सब उन्हें घेर कर बैठे थे। आज कल जितना अजीब नहीं लग रहा था उन दोनों के साथ। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी थीं, फिर 15 दिन बाद बुलाया। कहा है ठीक हो भी सकते हैं। मैं ताई जी से पुरानी बातें कर रही थी कि कैसे हम उनके यहाँ कैरम खेलने जाया करते थे, सीता दीदी का स्कूल, उनकी शादी, साधना दीदी, अपनी गली और पता नहीं क्या क्या बातें। ताई जी बड़ी हैरान थी कि मुझे आज भी इतना सब याद है। उन्हें लगा हम दिल्ली आकर सब भूल गए होंगे। मैंने पहली बार ताई जी को इतने अपनेपन से देखा था। नहीं तो एक औपचारिकता का आवरण था हम दोनों के बीच। टीटू भैया भी बीच बीच में हुंकारे भर रहे थे। अब जो ताई जी ने बोला उसे सुनकर मैं आश्चर्य के 7वें आसमान पर थी। टीटू भैया को प्यार भरी नजरों से देखते हुए वो बोली, बस एक अच्छी सी लड़की मिल जाए इसके लिए, इसका घर बस जाए तो मैं गंगा नहा लूं। सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, अब तो बस आराम करना है। मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि मैंने जो सुना वो था क्या। इसके बाद जो बातें हुई बस खाना पूर्ति थी। अब मुझे उनके पास एक पल भी बैठना भारी लग रहा था। अपने बिस्तर पर लेटे हुए मुझे बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था जिसे टीटू भैया जैसा पति मिलेगा। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? मुझे उस लड़की के लिए बड़ी सहानुभूति हो रही थी। अगले दिन सुबह ही ताई जी भैया को लेकर घर के लिए निकल गईं। मैंने मम्मी से जानने की कोशिश की कि क्या ऐसी लड़की हो सकती है मम्मी। वो बोली, जब जेब में नोट हो तो सब खरीदो जा सके। नोट की क्या कमी होगी इनके पास, सारी जिंदगी हो गई नौकरी करते करते। मैंने तो ली गहरी सांस और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया सोचने के लिए, क्योंकि अब जो चल रहा था वो सब मेरे सोचने लायक था भी नहीं। ताई जी 1-2 बार और आई थी दिल्ली, लेकिन मैं घर पर नहीं मिल पाई। ट्रेनिंग के सिलसिले में दिल्ली से बाहर थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मेरे लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए थे। बहनें पढ़ रही थीं। भाई के तो ठाठ ही निराले थे। उसको पढ़ना लिखना तो कुछ था नहीं, बस मौज में गुजर रही थी। पुरुष होने के भी अलग ही फायदे हैं। उस पर इकलौता बेटा हो तो कहने ही क्या। उस दिन बारिश का मौसम था। हम सब चाय पकौड़ों में व्यस्त थे। पापा का फोन आया कि टीटू चला गया। मम्मी के मुंह से निकला, चलो भाभी के सिर से बोझ उतर गया। दुर्गति हो रही थी बेचारे की। मेरे मस्तिष्क में फिर से ताई जी के घर का सारा इतिहास एक चलचित्र की तरह चलने लगा। मुझे न जाने क्यों बड़ा खेद हो रहा था कि ताई जी 2 बेटों की मां होकर भी एक बहू का सुख न देख सकी। उनकी आखिरी उम्मीद
टीटू भैया के साथ खत्म हो गई। मैं आज फिर से चिंतित हूं कि ताई जी का अब क्या होगा। पापा जब घर आए तो मैंने मौका देखकर उनसे इस तरह पूछा जिससे उनको ये न लगे कि मैं दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। पापा, अब ताई जी का क्या होगा? पापा मुंह में रोटी का कौर रखते हुए बोले, अरे औलाद करेगी उनको, है ना 4-4 छोरियां उनकी। अविश्वास की सी हाँ बोलकर मैं अनमने ढंग से अपने कमरे में चली गई। रह रहकर ताई जी का वो चेहरा याद आ रहा था जिसमें एक दिव्यांग बेटे की शादी की आस थी, एक बहू की आस थी। ऐसा जी कर रहा था कि उनकी आस टूटने का मातम मनाऊं, खूब दहाड़े मार मार कर रो। मेरा मन उनसे मिलने का कर रहा था, लेकिन ये बात सबके लिए बेहद बचकानी बात होती। मुझे इस समानुभूति के पसोपेश से निकलने में बहुत वक्त लगा। समय हर घाव की दवा है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ और गहरे होते चले जाते हैं। ताई जी के जीवन का ये आखिरी घाव कुछ ऐसा ही सिद्ध हुआ। अकेलेपन की कुढ़न और लड़कियों के रूखे व्यवहार ने ताई जी का आत्मबल तोड़कर रख दिया। सबके लिए आदर्श गृहिणी आज पड़ोसियों की कृपा का पात्र बन गई। अपने भाग्य को हमेशा हंसकर स्वीकार करने वाली महान योद्धा अकेले निर्जन घर में रात के समय पता नहीं किस घड़ी ईश्वर में विलीन हो गई। पड़ोसियों ने उन्हें सुबह आंगन में नहीं पाया तो कमरे में जाकर देखा। पता चला वो मुस्कुराकर हाथ जोड़े बैठी थी, बस शरीर में प्राण नहीं थे। ताई जी का मकान, बैंक बैलेंस और गहने बेटियों में बराबर बांट दिए गए। मैं भी मम्मी के साथ आखिरी बार ताई जी का घर देखने गई। मकान का हर कोना एक कहानी समेटे था। कैरम में दीमक लग चुकी थी, लेकिन अभी तक फेंका नहीं गया था। फैमिली फोटो एक कोने से लटकी हुई झूल रही थी। इसी तरह ताई जी के घर का छठा और अंतिम भाग समाप्त होता है। मैंने अपनी कल्पना आप श्रोताओं को यथार्थ के धरातल पर प्रेषित की है। उम्मीद है इसने आपकी संवेदनाओं को पोषित किया होगा। धन्यवाद। श्रीमती स्वयंकार।